हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीबीएसई ने अपनी सारे बुक्स को चेंज किया है, उनके सिलेबस को चेंज किया है और बहुत सारे चैप्टर्स को ऐड किए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स को रिमूव किए हैं। तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे कि जो क्लास 9th का साइंस का आपका क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, क्या चेंजेस हुई हैं, पहले क्या क्या चैप्टर्स हुआ करते थे, अब क्या चैप्टर्स हैं, क्या उनके कंटेंट रहेंगे और क्या उनके नेम रहेंगे, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस कैसा है और साइंस की बात करेंगे। तो साइंस के सबसे पहला अगर आप कवर पेज देखेंगे, पहले का कवर पेज और आज के कवर पेज में, यानी जो इस बार वाला आपका साइंस का बुक आएगा उसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि जो साइंस का टेक्स्ट बुक है अब उसका नाम आपका एक्सप्लोरेशन के नाम से रहेगा, टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस फॉर क्लास 9। ये है आपका नए एनसीईआरटी का आपका कवर पेज है। ठीक है, अगर आप इसमें देखेंगे बहुत सारी आपके ऐसे नेचुरल चीज़ें दिखाई गई हैं, नेचुरल फिनोमिनास यहाँ पर आपको लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपका हो गया चैप्टर्स या बोलते साइंस का फर्स्ट कवर पेज का, जिसका नाम आपका एक्सप्लोरेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या कंटेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखेंगे ओल्ड एनसीईआरटी में आपके ये सारे 12 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें आपके ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके जो ऊपर के 4 चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू आपका बायोलॉजी से हुआ करता था। ठीक, उसका मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड साउंड, ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड आपके चैप्टर्स थे। ठीक, इसके बाद आपका लास्ट में इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये आपका कहीं ना कहीं ईवीएस का पार्ट था, इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका साइंस का जो टेक्स्ट बुक था अलग अलग चैप्टर्स में कैसे या फिर अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट्स में डिवाइड्स थे। ठीक, आगे देखते हैं अब जो नया वाला एनसीईआरटी होगा उसमें क्या कंटेंट्स होंगे उसको भी हम देखते हैं। ठीक, तो जो नया वाला एनसीईआरटी होगा इसमें आपका जो पहला चैप्टर होगा इसमें है एक्सप्लोरेशन, दैट्स मीन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, इसमें आपका एज सच इंट्रोडक्शन है इस बुक का, किस तरीके से इस बुक्स में कंटेंट को आपको पढ़ना है, इसमें जो कंटेंट आपका होगा। ठीक है, साथ ही साथ उसमें और कौन कौन से की पॉइंट जो ऐड किए गए हैं ये आपके इस चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अगला चैप्टर आपका है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, यानी कि ये आपका बायो का पहला चैप्टर है। यानी कि जैसे ओल्डर एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको 5th चैप्टर से शुरू होता था बायोलॉजी, इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आपका बायो से शुरू किया गया, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसमें भी आपका ओल्डर वाला कंटेंट तो है, साथ ही साथ में बहुत सारे न्यू कंटेंट भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। जब इसको हम लोग 1 बाय 1 चैप्टर्स को देखेंगे तो यहाँ पर और डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक, इसके बाद आपका टिश्यू, ये वाला आपका ओल्डर चैप्टर का ही पार्ट है टिश्यू, इसमें टिश्यू इन एक्शन नाम कर दिया गया है, जो कि पहले टिश्यू सिर्फ हुआ करता था। ठीक, इसके बाद यहाँ पर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस आपका फिजिक्स का पार्ट अच्छा, ऊपर के 2 चैप्टर आपके बायोलॉजी के पार्ट्स में आएंगे, बायो वाले पार्ट्स में आएंगे। फिर उसके बाद डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, अच्छा ये वाला पार्ट आपका फिजिक्स में आएगा। ठीक है, दैट पार्ट कम्स इनटू द फिजिक्स। ठीक, इसके बाद ये वाला पार्ट जो आपका है मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, ये आपका केमिस्ट्री के पार्ट्स में आएगा। फिर यहाँ पर आपका फिजिक्स का पार्ट आ गया, हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन, यानी कि अप टू द 6th चैप्टर में आपको मिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर के 2 बायो, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, ठीक, फिर इसके बाद फिजिक्स, इस तरीके से आपका यहाँ पर कुछ चैप्टर्स ऐड हुए हैं। और जैसे देखा जाएगा तो अभी तो ये सारे आपके ओल्डर चैप्टर का ही पार्ट है। ठीक, आगे देखते हैं। अगर आगे आप देखेंगे तो चैप्टर नंबर 7, इसमें वर्क, एनर्जी, सिंपल मशीन्स, अच्छा देखिए सिंपल मशीन्स ये टॉपिक ऐड किया गया है। ठीक है, तो ये आपका किस में आएगा, आपका ये फिजिक्स में आएगा। अगला आपका है जर्नी इनसाइड द एटम, यानी कि एटम यानी किससे, केमिस्ट्री का आपका टॉपिक ये हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा। ठीक, एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर्स, ये आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है। साउंड वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये भी आपका आपके फिजिक्स का टॉपिक में आएगा। ठीक, इसके बाद रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यू, ये चैप्टर ऐड किया गया है, जो कि आपका किसका है, आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, बायोलॉजी पहले आपका जो ओल्डर एनसीईआरटी में क्लास 10th का जो सिलेबस था इसमें आपका जो चैप्टर हुआ करता हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और जो चैप्टर था वो आपका 10th साइंस में आता था, जिसमें से अब इसको 9th में भी पढ़ाया जाएगा, रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज। इसका पैटर्न इन लाइफ, डाइवर्सिटी इन क्लासिफिकेशन, ये भी आपका बायो का टॉपिक हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बायो में आपको पीछे भी मैंने आपको 2 चैप्टर दिखाया था, जिसमें आपका सेल था, ठीक है, सेल था और टिश्यू था। इसके बाद फिर बायो का आपका कौन सा आया है, तो अगर आप देखेंगे तो बायो में अगर आप अगला देखेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन हाउ लाइफ कंटिन्यूज, यानी रिप्रोडक्शन से एक चैप्टर ऐड हुआ है, और पैटर्न इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये आपका एक चैप्टर ऐड हुआ है। ठीक है, इसके बाद 13 चैप्टर आपका हो जाता है अर्थ, अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ। कहीं ना कहीं ये तीनों साइंस का इंटीग्रेटेड पार्ट्स में है, यानी कि इसमें कहीं ना फिजिक्स की बात कही जा रही है,
और केमिस्ट्री की बात कही जा रही है, लाइफ यानी बायो की बात कही जा रही है, यानी कि इंटीग्रेशन को आपको बताता है किस तरीके से तीनों के तीनों सब्जेक्ट मिलके आपके इस तरीके से अर्थ को फॉर्म करते हैं, अर्थ में जो नेचुरल फिनोमिनास होते हैं कैसे वो एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द न्यू सिलेबस ऑफ द क्लास 9 साइंस। तो ये आपके चैप्टर्स हैं, जिसमें से अगर देखा जाए ये आपका न्यू चैप्टर है क्लास 11 में, सॉरी चैप्टर 11 का रिप्रोडक्शन, और चैप्टर 12 आपका प्रेजेंट इन पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो जिसमें आपने पहले जब ओल्डर एनसीईआरटी था, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, ठीक है, जो कि फिर से ऐड कर दिया गया, जिसमें आपको देखेंगे तो फाइलम जो होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के, यानी कि जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आपके जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स को यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो आपका बायो का सिलेबस है थोड़ा सा लेंदी बना दिया गया है, और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हट गया जो कि इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एक चैप्टर हुआ करता था, वो चैप्टर को यहाँ पर पूरी तरीके से डिडक्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, इसके जगह पर बल्कि एक न्यू आपको चैप्टर ऐड किया गया है, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर्स एंड लाइफ। ठीक है, दिस इज द सिलेबस ऑफ द क्लास 9th साइंस। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, तो हमारा अगर आज का हम पहले चैप्टर का इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग 1 by 1 सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 1, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। ठीक, ये आपका चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस, यानी कि हम जो है साइंस की दुनिया में किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, साइंस को अब हम किस तरीके से डील करेंगे, जो NEP 2020 है इसके अकॉर्डिंग से क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और किस तरीके से उसको 1 by 1 धीरे धीरे इंटीग्रेट किया जा रहा है हमारे सिलेबस में, हमारे पढ़ाने के पैटर्न्स में। उसके साथ साथ हमारे अब से शुरू हो चुका है धीरे धीरे न्यू बुक्स का आना, न्यू सिलेबस के आने, न्यू पैटर्न्स के आने, इसके बेस पर हमारा शुरू हो चुका है। बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में होने को है, और धीरे धीरे आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे अभी अभी आपको 10th में 2 बोर्ड्स का एग्जाम आपका पैटर्न देखने को मिला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये अभी न्यू चीज़ ही इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे 12th में ऑनलाइन कॉपी चेकिंग OSM जो होता है वो भी क्या न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुआ है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ अब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक, जो ओल्डर तरीके से चीज़ें चलती जा रही तो उसमें चेंज होना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे डेवलपमेंट में हमारा कंट्री जा रहा है, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस करने जरूरी है। तो इसी के साथ साथ ये सिलेबस भी आपका चेंज हुआ है। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहले चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है, एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। इसमें आपको बताया जा रहा है साइंस जो सिर्फ मतलब कि साइंस जो है सिर्फ ये नहीं है कि हमको जानना है चीज़ों के बारे में, ठीक, बल्कि इसमें हमको जानना है हाउ वी नो इट, कोई हम कैसे चीज़ मतलब कैसे कोई चीज़ वर्क करती है, या फिर कैसे हम कोई चीज़ों को जानते हैं, इसके बारे में हमको साइंस पढ़ना है, जानना है। यानी कह सकते साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो, साइंस का मतलब ये नहीं कि हम क्या जानते हैं, बल्कि साइंस का मतलब एक हाउ वी नो इट, हम ये कैसे जानते हैं, हाउ ऑब्जर्वेशन लीड टू मेजरमेंट्स, हाउ पैटर्न्स आर एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिम्बल्स, इक्वेशंस, हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एंड हाउ आइडियाज आर टेस्टेड ओवर रिवाइज्ड एंड समटाइम्स इवन डिस्कार्डेड। यानी ये कहने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर कि साइंस का जो एक पहले का ओल्डर पैटर्न हुआ करता था कि इस तरीके से चीज़ें होती, इसको हमको जान लेना है। ठीक, अब क्या है कि हमको उसके पीछे थोड़ा और रिसर्च करने हैं, थोड़ा अपने माइंड को और क्रिएटिव बनाना है कि कोई कैसे, यानी हाउ हमको लगाना है, कोई चीज़ कैसे चल रही है, इस चीज़ के पीछे क्या लॉजिक है, तो इसके बारे में हमको जानना है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या बहुत सारे हमको सिम्बल्स, इक्वेशंस, मॉडल्स को हमको जानना है, किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यू पैटर्न्स बना सकते हैं, तो इसके बारे में नए नए आइडियाज़ को हम लोग रिवील कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें से कुछ पुराने चीज़ों को हम लोग डिस्कार्ड करेंगे और कुछ नए चीज़ों को ऐड करेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल साइंस का कर सकते हैं, इस प्रकार से एक्सप्लोरेशन रहेगा, साइंस को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक, यानी कि जो अगर आप एक शुरुआत देखेंगे, जो पेज नंबर का मेंशनिंग देखेंगे, जब आप नया वाला बुक लेंगे तो देखेंगे पेज नंबर के जब मेंशनिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को, जिसको हम लोग कंपास बोलते हैं। ठीक, तो आपका ये क्या है, कंपास है। ठीक, इसके बाद एक आपका मैग्नीफाइंग ग्लास देखने को मिलता है, और ये चीज़ जो है ऐसे ही नहीं लगा दिया गया है कि डिज़ाइन के लिए, इसके पीछे भी एक थॉट है, एक लॉजिक है, उसको देखते हैं। यानी द पेज नंबर हैव बीन थॉटफुली डिजाइन, इसको भी बहुत सोच समझ के ही डिज़ाइन किया गया है। एंड आर फॉर्म्ड एंड आर फ्रेम्ड बाई अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड अ कंपास, इसको जो फ्रेम किया गया है मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि ये, और एक कंपास यानी कि ये। ठीक, अब इसका मतलब क्या है तो देखेंगे, द मैग्नीफाइंग ग्लास
सिंबलाइज केयरफुल ऑब्जर्वेशन। अच्छा, आपको पता है कोई चीज़ मैग्नीफाई हम क्यों करते हैं? किसी चीज़ को बहुत केयरफुल ऑब्जर्व करने के लिए उसको हम लोग मैग्नीफाई करते हैं ताकि उस चीज़ को हम बहुत डिटेल में देख सकें। ठीक है, यानी कि चीज़ों को डिटेल में पढ़ना, उसके पैटर्न को प्रॉपर तरीके से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान देना, उसके लिए मैग्नीफाइंग चीज़ को यूज करते हैं। तो यानी कि साइंस के हर एक पेज में ये बताया जाएगा कि आपको चीज़ों को बहुत डिटेल में बहुत ही कह सकते हैं ध्यान से आपको उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो यह है मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करने का मतलब। ठीक, आगे देखते हैं द कंपास। कंपास क्या रिमाइंड करता है? अच्छा, आपको पता ही होगा कंपास का मेन फंक्शन ही क्या है। तो कभी भी आपको डायरेक्शन जानना हुआ तो उसके लिए हम कंपास का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जो साइंस में अगर हम किसी को एक्सप्लोर करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक एप्रोप्रिएट मॉडल को चूज़ करना, एक राइट क्वेश्चंस को पूछना, और हमको ये अपनी लिमिट्स को जानना कि नोइंग द लिमिट्स ऑफ वेयर आर आइडियाज अप्लाइड, हम अपने आइडियाज कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके जो कंपास का यूज़ करने का मतलब है कि एक राइट डायरेक्शंस में राइट अप्रोच के साथ राइट क्वेश्चंस को आस्क करना, पूछना। दैट इज द रीजन द कंपास इज इंक्लूडेड इन द पेज ऑफ द साइंस। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है। तो ये दीज टू थिंग्स आर न्यूली एडेड इन द एनसीईआरटी बाय थॉटफुल। ठीक है, इसको डेलिबरेटली नहीं किया गया कि ऐसे ही विदाउट एनी लॉजिकल नहीं किया गया, लॉजिक के साथ इसको ऐड किया गया है। तो ये आपको पहले पेज में बताने का प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं, आगे आपको बताता है कि दोनों साइंस का जो है, दोनों साइन यहाँ पे यूज़ हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी कि हमको साइंस में ऐसे ही कोई एमलेसली चीज़ों को नहीं करना है, बट ट्राइंग टू मेक सेंस। हमको सेंस के साथ अपने वर्ल्ड, अपनी दुनिया के बारे में जानना है, केयर करना है, और उसको इस तरीके से हमको पढ़ना है ताकि हम उस चीज़ को बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ सके और उसको एक क्रिएटिव माइंड के साथ हम कोई चीज़ नए तरीके से चीज़ों को डेवलप कर सके। दैट इज़ द न्यू अप्रोच टू रीड द साइंस। ठीक, आगे देखते हैं द नेचुरल वर्ल्ड इज कॉम्प्लेक्स एंड स्टडिंग इट इन फुल डिटेल इज ऑफन इम्पॉसिबल। जैसे कि आपको पता है आपके सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी से फील्ड है, भरी हुई है। ठीक है, तो उसको बहुत डिटेल में पढ़ना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंसेस यूज मॉडल। तो इसको बहुत जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको ईजी करने के लिए साइंस बहुत सारे मॉडल्स का यूज किया। अच्छा, मॉडल्स यहाँ पर क्या, जैसे आप बहुत सारे फिनोमिना को पढ़ने के लिए हम लेटर का यूज करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का यूज करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हम छोटे छोटे डायग्राम्स बनाते हैं। तो ये सब क्या है, मॉडल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज को और ज़्यादा एक शेप देते हैं, एक फ्रेम देते हैं, जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दिया कि फिजिक्स में जैसे कोई कार मूव करता है ना, सपोज कोई कार मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो हम ऐसे पॉइंट बना देंगे, कार बना देंगे, और पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हमारा कार मूव किया। ठीक है, तो यानी कि हम पॉइंट क्या है, एक प्रकार से मॉडल्स हमने यूज करके उस कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया है। तो फिजिक्स में हमने ऐसे काम किया। ठीक, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऐसे इस प्रकार से सर्कल बना देते हैं, बीच में हम न्यूक्लियस बता देंगे, ऑर्बिट्स बता देंगे। तो ये क्या हमारे मॉडल्स ही तो हैं जिनसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉन्ड्स बताना हुआ तो इस प्रकार से हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बताते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मॉडल्स बाय विच वी मेक ईजी टू लर्न द साइंस इन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल वे। ठीक, अगर बायोलॉजी की बात करें, सेल्स को अगर जैसे मान लो सेल बना दिया हमने, यहाँ पर सेल में न्यूक्लियस बना दिया, तो न्यूक्लियस के साथ चारों तरफ जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म बना दिया। तो ये क्या है, हमारे कहीं ना कहीं इस तरीके से मॉडल्स हैं, सिंबल्स हैं, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को आसान करते हैं ताकि उससे हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। ठीक, तो इन बायोलॉजी सेल्स आर शोन डायग्राम्स हाईलाइटिंग की पार्ट्स, यानी कि जो की पार्ट्स होते हैं उनको हाईलाइट करना। और अर्थ साइंस की बात करें तो अर्थ में भी ट्रीटेड स्मूथ स्पीयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन। जैसे बहुत सारे अर्थ में से लेयर्ड बनते हैं ना, आपका क्रस्ट होता है, कोर होता है, मेंटल होते हैं। तो ये सब क्या है, मॉडल्स हैं। इस प्रकार से वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिससे हम साइंस को ईजी बनाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा है बिल्डिंग सच मॉडल्स इन्वॉल्व्स मेकिंग अजम्पशंस एंड डेलिबरेटली इग्नोरिंग सर्टेन डिटेल्स। यानी कि जो मॉडल्स होते हैं, इस मॉडल्स का मेन फंक्शन क्या है, मेन मतलब क्या है, इससे हम चीज़ों को जो अज्यूम करते हैं उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, साथ ही साथ बहुत सारे अनवांटेड या डेलिबरेटली हम क्या करते हैं, चीज़ों को इग्नोर करने के लिए भी मॉडल्स का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि व्हेन स्टडिंग द मोशन, जब हम लोग मोशन की स्टडिंग करते हैं कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग एयर रेजिस्टेंस को वहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। जैसे कोई चीज़ गिराते हैं तो वहाँ पर एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि हमने एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और बहुत सारे जो सराउंडिंग में चीज़ें होती है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे
जैसे मान लो सपोज यहाँ से कोई चीज़ गिरा रहे हैं ऊपर से, जब नीचे आता है ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटी, तो मान लेते हैं यहाँ पर एयर है, ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं ताकि हम ग्रेविटी को अच्छे से समझा सकें। तो यहाँ पर हम इस तरीके से चीज़ों को यूज करते हैं। जैसे बायोलॉजी की बात करें, अगर हम हार्ट के पंप की बात करें, सपोज हमारा हार्ट है, ठीक है, जब हम हार्ट के पंपिंग की बात करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें होती है, क्योंकि हार्ट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो उस फंक्शन के हिसाब से अगर हम सब चीज़ को एक साथ लेकर चलेंगे तो चीज़ों को समझा पाना मुश्किल होगा। अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो ओवरऑल एक ऑर्गन की बात करेंगे, इसके फंक्शन की बात करेंगे, ना कि इसके एक एक सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि इन बायोलॉजी व्हेन स्टडिंग हाउ द हार्ट पंप ब्लड्स मेनी इंडिविजुअल सेल्स आर इग्नोर्ड सो दैट द ऑर्गन कैन बी अंडरस्टूड एज अ फंक्शनिंग सिस्टम, है ना। वही चीज़ मैंने बताया कि हम सारे सेल्स के पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको हम कह सकते हैं अच्छे से नहीं क्लियर कर पाएंगे। अगर हम एज ए ऑर्गन इसको समझाएंगे तो इसको हार्ट का पंप ब्लड कैसे करता है, किस तरीके चैम्बर का क्या रोल होता है, इस चीज़ को बहुत प्रॉपर तरीके से समझा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे अगर एक एग्जाम्पल में बात किया गया है, एक क्रिकेट शॉट, थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट अ सिक्स, ठीक है, यानी कि कोई क्रिकेटर होता है सिक्स मारता है, तो यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल। अगर आप एक सिंपल मॉडल बनाना चाहते हैं, व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड एंड व्हाट वुड यू इग्नोर, यानी कि जब कोई बल्लेबाज सिक्स मारा तो उस टाइम पर हमको क्या चीज़ को इग्नोर करना है और किस चीज़ को जब मॉडल्स बनाते समय डिटेल उसमें डालना है, ठीक। तो जैसे वी मस्ट आस्क विल द बॉल क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, क्या जो बॉल है जब वो बाउंड्री को क्रॉस किया था तो उस टाइम उसने जो कह सकते हैं ग्राउंड को टच किया था, ठीक, विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। फिर उसके बाद है फॉर दिस थिंग्स लाइक द ब्रांड ऑफ द बैट, क्या जो हमारा बैट का ब्रांड है, हमारा जो बॉल का कलर है, या फिर जो अमाउंट ऑफ ग्रास ऑन फील्ड है, ये सब कोई उसमें कोई डिफरेंस डालेगा। जैसे जब बैट्समैन ने हिट किया तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि जो जो बॉल गिरा था, जब बॉल आपका ज़मीन पर टच हुआ था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि जब बल्लेबाज ने बैट से मारा और वो सीधे सीधे बाउंड्री पार कर गया, और जब बाउंड्री पार किया तो क्या वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है डेटा को ऐड करना है, कौन से ब्रांड का बैट यूज किया गया था, कौन से कलर का बॉल यूज किया गया था, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस टाइम पर हम इन डिटेल को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हमको ये तो नहीं जानना रहेगा ना कि बल्लेबाज ने कौन से ब्रांड के बैट से सिक्स लगाया था और कौन से कलर का बॉल था, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक। इसके बाद क्या चीज़ हम ऐड कर सकते हैं मॉडल बनाते समय, तो जैसे मास ऑफ द बॉल हमारा कितना वेट का रहा होगा, मास कैसा रहा होगा, जब गेंदबाज ने यानी बॉलर्स ने जब बॉल को फेंका होगा उसकी स्पीड क्या रही होगी, किस तरीके से डायरेक्शन उसका रहा होगा, स्विंग करता है ना बॉल, तो बॉल का स्विंग का कैसा था। तो यानी इन चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जिससे हम अपने मॉडल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या फिर इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पे आ जाएंगे, ठीक। दूसरा हमारा है एयर रेजिस्टेंस, स्पिन ऑफ द बॉल एंड द स्टिचिंग ऑफ द थ्रेड्स at the seam have smaller effect that can be ignored in a simple model, यानी अगर बहुत ही सिंपल तरीके से मॉडल बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बहुत डिटेल में अगर बनाना चाहते हैं कि जो एयर है, एयर का फ्लो कैसा था, जैसे कभी कभी आप क्रिकेट देखते होंगे तो वहाँ पर बताता होगा एयर कितनी स्पीड से बह रही है, एयर का डायरेक्शन क्या है, तो हम बहुत डिटेल बताना हुआ तब वहाँ पर हम यूज करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल अगर बताना हुआ कि जैसे बल्लेबाज ने सिक्स को हिट किया तो कौन से एंगल बनाकर आपका सिक्स बना, कितने डिस्टेंस पर गया, तो इन सब चीज़ों के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही ऐड करके एक सिंपल और बेसिक मॉडल को बना सकते हैं, ठीक। एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल वी ऐड एक्स्ट्रा डिटेल फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी। वही चीज़ है, किसी मॉडल्स को बहुत ज़्यादा अगर हम डिटेल को ऐड करेंगे तो वो कह सकते हैं बहुत एक्यूरेट तो होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे ऐड करने से जो बेस उसका होता है उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोअर क्लासेस में होते हैं चीज़ों को बहुत सिंपल लगते हैं, हायर क्लासेस में जाने के बाद धीरे धीरे चीज़ों को मॉडल्स को ऐड करते करते उसके बहुत एक्यूरेसी के साथ, जैसे अगर हम आज के जो क्रिकेट देखते हैं बहुत एक्यूरेट चीज़ें बताते हैं कि बल्लेबाज ने कितना स्विंग किया, बल्लेबाज के पास जब गेंद लड़ी है, गेंद टकराई है उस बल्ले से तो उसका क्या स्पीड था, बैट स्विंग भी कराते समय उसमें कितना आपको फोर्स लगा होगा, उसके बाद जब बॉल बाउंड्री पार जाती होगी तो एयर का रेजिस्टेंस कैसा था। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे उतना एक्यूरेट तो बनता है, ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है हम कहाँ पर किस चीज़ के लिए उस चीज़ को हम लोग यूज करते हैं, वहाँ पर डिपेंड करता है। तो क्लास 9 के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ये सब नहीं देखना होता है, हमको सिर्फ ये देखना है कि बॉल आया तो बॉल की स्पीड क्या थी, जब बल्लेबाज ने बैट को स्विंग किया तो बल्लेबाज की स्पीड क्या थी और किस तरीके से कितने डिस्टेंस पर जाकर बॉल गिरा होगा। तो ये क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बेस पर हमारा ये साइंस का बुक कहता है कि एक्सप्लोर करना है। तो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्लोरर
कि हम किस तरीके से अपने न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करके हम नई नई चीज़ों को ऐड करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस नए सिलेबस को पढ़ना और इस नए सिलेबस को आगे एक्सप्लोर करना। ठीक, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, आगे की वीडियो हम आगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो इसको आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।